अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर डिजिटल और मैं हूं एजाज अब्बासी। मेरे साथ बतौर मेहमान मौजूद हैं आम चीफ एडिटर आमर महबूब साहब। नाज़रीन, आज हम चंद मौज़ूआत पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून का एक खुसूसी इजलास आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून का लाहौर में नवाज शरीफ साहब ने कल बुलाया है, और ये इजलास क्यों बुलाया गया है, उसमें क्या फ़ैसले होंगे, इस पर हम बात करेंगे। और ये भी इतलात आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में बेशतर टिकट फाइनल कर लिए हैं। हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों में नून लीग के टिकट किस किस को मिलने जा रहे हैं। नाजरीन, पिछले 10 रोज़ से इतला ये आ रही है कि मीरपुर में मस्त यूनिवर्सिटी बंद है और तलबा के एहतजाज के बायस और अभी तक यूनिवर्सिटी को दोबारा नहीं खुलवाया जा सका। और ये एक ऐसे मौके पर बंद हुई है जब इम्तहानात शुरू हो रहे हैं, मिड टर्म इम्तहानात थे। इस पर भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान में आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो ISI चीफ थे फैज़ अमीन साहब, उनको 14 साल की सज़ा हुई है। लेकिन आगाज़ हम इस अफसोसनाक वाक़े से करते हैं जो हादसा और वाक़ा आज़ाद पतन में पेश आया। और वहाँ आज एक टोटा IS गाड़ी जो हजीरा से रावलपिंडी की तरफ सफ़र में थी, सीधी झील के बीच में जाकर गिरी। 4 अफराद ज़ख्मी हालत में निकाले गए हैं। आखिरी इतलात आने तक 5 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। गाड़ी तो निकाल ली गई है, लेकिन 5 अफराद मज़ीद लापता हैं झील के अंदर, और उनके बारे में खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो उनकी भी मौत हो चुकी है। ये एक अफसोसनाक वाक़ा है। और पिछले एक अरसे से देखा गया है कि आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर तेज़ रफ्तारी के बायस, मोबाइल फ़ोन सुनने के बायस, या फिर गाड़ियों की फ़िटनेस न होने के बायस ये हादसात दिन ब दिन ज़ोर पकड़ रहे हैं। हम मरने वालों के लवाकिन से इज़हार ताज़ीद करते हैं और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को भी ये दरख्वास्त करते हैं कि ये आए जो रोज़ जो वाक़ात पेश आ रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए बंदोबस्त किया जाना चाहिए। आमर साहब, इसी वाक़े को लेते हैं। ये आज़ाद पतन में आज बहुत खौफनाक और बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ। और वहीं सगीर चुगताई साहब की गाड़ी जिस जगह से सीधी दरिया में गई थी, एग्जैक्टली उसके कुछ 100 फुट आगे पीछे की जगह है जहाँ से गरारी पुल जो है, जो आज़ाद पतन से रावलपिंडी की तरफ हैं तो गरारी पुल जो पार प्लंजरी की हदूद में लगता है, उसके करीब से गाड़ी गई, सीधी झील में गिर गई। और कुछ लोग तो मेरे ख्याल में शीशों से या बारियों से बाहर आकर 3-4 लोग लगे, और कुछ झील के किनारे 4 अफराद को मौका से उठाकर ज़ख्मी हालत में अस्पतालों में पहुँचाया गया। बाद में गाड़ी निकाली गई है, लेकिन 5 लाशें गाड़ी के बीच में से नहीं, लेकिन साइडों से लाशें कहीं गोताखोरों ने ट्राई करके निकाली। और 5 अफराद के बारे में अब भी इतला है कि वो लापता हैं। और डेफिनेटली पानी और आग में जो लोग लापता होते हैं तो उनके ज़िंदा रहने के इम्कान तो नहीं होते। गोया कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को आज 10 लोगों का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा है, और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जहाज भाई साहब, एक तो ये बात है, खासी अफसोसनाक सूरत हाल है। बड़ा ही आज बोझल दिल था उन लोगों के लिए जिनके प्यारे जो है वो आज अल्लाह के हज़ूर पेश हो गए इस हादसे की वजह से। 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी जो चीज़ें देखने में आई। एक तो ये बात है कि ये देखने में आया कि हम इज्तिमाई तौर पे सबक नहीं सीख सके, ना पाकिस्तान में सबक सीख सके, ना आज़ाद कश्मीर में सबक सीख सके। आज़ाद कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत बेहतरी तो ज़रूर आई है। सड़कों में जो है वो सड़कें अच्छी हो गई हैं, लेकिन फिर भी बहुत उसके ऊपर जो है वो लगाए गए हैं जो उसे पैराबिट्स कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, जो एक रिटर्निंग वाल होती है या वो छोटे लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से गाड़ियाँ रुक जाती हैं। काफ़ी सारी जो है उसमें बेहतरी देखने में ज़रूर आई है। लेकिन एक तो ये बात है कि हमारे यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई इंतज़ाम नहीं है। और ख़ास तौर पे अब इस हदूद में कि ये पाकिस्तान की हदूद है, ये आज़ाद कश्मीर की हदूद है, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर है, और ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए। पहले ये बात है कि उस वक्त पता नहीं लग रहा था कि इसमें कितने मुसाफिर थे। इब्तदाई तौर पे 9 मुसाफिरों की इतलात थी कि वो 9 मुसाफिर इसके अंदर थे। एक तो ये बात है कि ये जहाँ से भी जिस अड्डे से गाड़ी चलती है, जैसे पाकिस्तान में आप ये देखें, वहाँ पे एक तो ये बात है कि इनका शनाख्ती कार्ड लेके पूरा डेटा होना चाहिए। दूसरा ये बात है कि अगर आप कभी इन बसेस के ऊपर सफ़र करें जो पाकिस्तान में लाहौर में जो निजी शोबे की बड़ी अच्छी बसें चल रही हैं जो इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जाती हैं या दीगर सूबों में जाती हैं, वहाँ पे मोटरवे के एंट्री पॉइंट के ऊपर उनकी
वीडियो बना ली जाती हैं, वीडियो होती मुमकिन है। वो जो है वो इस दहशतगर्दी के सारे वाक़यात में मुसाफिरों भी को वीडियो बनाई वो जाती आता है है और और गाड़ी की सबका एंट्री पता लग जाता है सारा। तो इस तरह जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पे ये जो अड्डे वाले लोग हैं जहाँ से ये गाड़ियाँ चलती हैं, बड़े माकूल पैसे कमाते हैं, इन्होंने जो है वो रोज़ाना जो है इनकी लाखों रुपए आमदन है छोटे बड़ा छोटे ठीक-ठाक अड्डों के ऊपर, बिजनेस वो कारोबार। बहुत अच्छा बिजनेस है। तो इन्हें पाबंद बनाना चाहिए कि वहाँ से ट्रैवल करने वाले हर उसके ऊपर वो जो है किया जाए। दूसरा ये बात है, रास्ते में से सवारियाँ बैठाने के वाले से भी कोई हिकमत अमली तय होनी चाहिए। अगर कुछ स्पॉट्स रख दिए गए हैं कि जी वहाँ से सवारी बैठनी है, तो लोगों को पता लग सके कि अभी इस गाड़ी में जो लोग थे उन्हें ये बात पता ही नहीं है, क्योंकि मुसाफिर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दूसरे को नहीं जान रहा होता यही बात कि जी वो जानता है। चले आज़ाद कश्मीर की दूध में तो ऐसे है, लेकिन ये पता नहीं एक होता दूसरे कि को जी लोग कितने- जानते होते हैं, लेकिन जानते ज़ाहिर है होते हैं, ये लेकिन जो इतने रास्ते ज़्यादा में नहीं बैठने जानते वाले होते लोगों कि जी को वो है। तो फिर रास्ते में नहीं तो अगर रास्ते में बैठे हैं कोई, अगर वो जीरे का है तो आके वो रावला कोट से कोई बैठा है तो डेफिनेटली वो definitely जिस रूट से जान गाड़ी गुजरेगी उससे लोग उधर से बैठते बैठ जाएंगे, सकते हैं। तो बैठते एक तो जाएंगे। इसका इकदाम करना चाहिए। अभी तक जो है इसमें 5 कैजुअलिटीज जो है वो कंफर्म हुई हैं, कंफर्म हो, जिनकी बल्कि लाशें डेड बॉडी मिल मिल गई, चुकी ये आखिरी हैं इत्तलात और तक यही इत्तलात 5 है। लोग जो हैं वो निकाले भी जा चुके हैं। लेकिन वो ख्याल किया जा रहा है एक मुमकिन अंदाजे के तहत कि जी वो इसमें 16 लोग थे। दूसरी ये बात है कि यहाँ पे इस जगह पे हमारे बहुत ही अजीम सियासी रहनुमा सरदार सगीर चुगताई, चुगताई और साहब ये जो है नई वो ताज़ी हुआ था। सड़क बनी है और तो खुली जगह है, ये वहाँ अच्छी हादसे जगह है। का तो तो कोई हादसा जान तो नहीं देखे बनता। ना वो हो जाता है। अब उसका ये भी मुमकिन है कि गाड़ी का फिटनेस का इशू हो, गाड़ी का कोई चीज़ ऐसी खुल गई हो। अब ये देखें, इसके लिए भी एक जामा जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट है, ये छोटे डिपार्टमेंट है, इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं दे रही। तो मेरा ये ख्याल है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से, रेस्क्यू 1112 के हवाले से और ये जो इससे मुतल्लिका महकमे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है उस हवाले से, और ये जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं इनके हवाले से किसी एक वाक़े को जो है वो उसे मिसाल बना के, अगर इसे टेस्ट केस बना के इसे पूरे वसाइल के तहत, जिस तरह पूरी दुनिया में अच्छे जदीद ममालिक में इन चीज़ों की इंक्वायरी होती है कि जी ये वाक़या किस वजह से हुआ है, उसके तदारक के लिए जो है इक़दाम करने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये सिविल सोसाइटी को भी इसमें रोल प्ले करना चाहिए, मुसाफिरों को भी रोल प्ले करना चाहिए। और इस शोबे से जो वाबस्ता लोग हैं, जो ड्राइवर और उस गाड़ी के जो कंडक्टर होते हैं, ज़ाहिर इंसानी जानों का ज़िया होता है। और जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, उसकी फिटनेस, उसके लाइसेंस, उसके ऊपर मोबाइल के ऊपर जो आपने बात करते हैं, देखे ना, एक जो ड्राइवर है उसने बस चला रहा है, उसमें 50, 60, 70 मुसाफिर हैं, बाज़ औक़ात खड़े होकर 100 मुसाफिर हो सकते हैं। काज़ ऑफ एक्सीडेंट में एक चीज़ और होती है, ड्राइवरों की नींद भी पूरी नहीं होती, ड्राइवरों की नींद पूरी नहीं होती। तो इन चीज़ों सारियों को जो है वो चेक करना चाहिए और इनकी फिटनेस के हवाले से टेस्ट होने चाहिए। इनके वो होना चाहिए, बाद लोग नशे करते हैं, ऐसी हालत में जो है वो गाड़ी चला रहे होते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो प्रॉपर जो है वो पाबंदी होनी चाहिए। और जब गाड़ी निकलेगी तो अंदाज़ा हो सकता है उसकी वीडियो बना के, या वीडियो बनाने वाले को, एक तो ये बात है कि वो क्लोज जब ऑब्जर्व करेंगे तो पता लग सकता है, अगर उसका भी कोई निज़ाम मौजूद है तो उसे देखा जा सकता है। तो इन चीज़ों के तदारक के लिए जो है वो आला सतह पे वो फैसला होने। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बदकिस्मती इजाज़ भाई साहब ये है कि हम हर काम को ये छोड़ देते हैं कि ये वक्त पूरा हुआ था, अल्लाह की रज़ा थी, अल्लाह की सूरत-ए-हाल पैदा होती है तो हम बुनियादों पर वो फिर ये करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। हमें जो है इस तरह का केस आज़ाद कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक ये कुछ 40-50 जगह है पूरे पुंछ से, अगर आप सारे आज़ाद कश्मीर में देखें तो यही बनती है। अगर हवेली से करेंगे इधर, अगर आप नीलम से करेंगे इधर, अगर आप खुरटा या नक्याल से करेंगे तो ये सारे 100 स्पॉट नहीं बनते होंगे जिसकी तरफ जो देखे। तो महकमा तामीरात आम देखना चाहिए। और इसके अलावा जो है सड़क जो है आप 1 किलोमीटर कम जरूर बना दें। अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, हमारे दोस्त भाई थे जो अजीज साहब, उन्होंने ये फार्मूला दिया था कि वो उस वक्त ये एक बार मैंने उन्हें ये दरख्वास्त की थी तो उसके ऊपर उन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि सड़क थोड़ी सी कम हो जाए लेकिन जो हो वो महफूज होनी चाहिए। तो इसके ऊपर जो है वो मैं समझता हूँ ज़िया कमर साहब को भी देखना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब को भी देखना चाहिए, ताकि इस तरह के इक़दाम दोबारा न हो। अच्छा अमर साहब, पिछले एक और बड़ा अहम इशू है जो आज़ाद कश्मीर में आजकल वो है मीरपुर यूनिवर्सिटी, मस्ट यूनिवर्सिटी, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1 दिसंबर से तलबा की एहतियाज के बायस बंद है। और मैंने उसके बारे में मालूमात करने की कोशिश की तो इस वक्त पोजीशन ये है कि यूनिवर्सिटी के जो कैंपस हैं 2-3 शहर के अंदर, सारे कैंपसेस के मेन गेटों के ऊपर तलबा का कब्जा है, उन्होंने गेट बंद किए हुए हैं। यूनिवर्सिटी एक लिहाज से कैंपस यरगमाल हैं, वहाँ वीसी साहब ज़ाहिर है वो रिटायर आर्मी अफसर हैं, उन्होंने चंद दिन पहले एक फ़ैसला किया है जिनमें कोई 15-16 तलबा को वहाँ से उन्होंने यूनिवर्सिटी से बेदखल कर दिया। मेरे ख्याल में कोई 10-12 को तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। 4 लोगों को 1-1 साल के लिए मअतल किया।
और कोई 3-4 लोगों को 50-50 हज़ार जुर्माना किया है कि वो क्लासों में आ सकते हैं। अच्छा, चार्टर ऑफ डिमांड मैंने उनका पढ़ा है और उसमें मुझे कोई मुतरादा बात नहीं नज़र आई। उसमें खासकर एक बात की उन्होंने निशानदेही की है जी कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर सफाई सुथराई का निज़ाम, नेट का निज़ाम, ये मेस का निज़ाम, दूसरे इनमें वो ठीक नहीं। एक जो चीज़ उन्होंने शिकायत की है वो ये है कि इसकी फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं, जिस तरह के महसूस ये होता है कि निजी यूनिवर्सिटियों की तरह की भारी फ़ीसें इस यूनिवर्सिटी में हैं और आज़ाद कश्मीर की बाकी यूनिवर्सिटियों में इतनी ज़्यादा फ़ीसें नहीं हैं जितनी ये यूनिवर्सिटी ले रही है। एक तो उनमें नज़रसानी करने की उन्होंने अपील की थी और फिर इस तरह का चार्टर ऑफ डिमांड किया था, डिमांड पेश किया, जिस पर मेरे हाल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने उस तरह नोटिस नहीं लिया। मैंने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया वालों से भी बात करने की कोशिश की तो उनका मौक़िफ़ ये था कि ये चार्टर ऑफ डिमांड इस तरह की कोई चीज़ जो थी इसको पूरा करना कोई मसला नहीं था हमारे साथ। वो आकर हमारे साथ बैठते, टेबल पर बैठते, हमारी ग्रीवेंसेस कमेटी के सामने अपने मुतालबात रखते तो हम पूरा कर सकते थे या जो भी बात होती। ख़ासकर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये था कि जब भी इम्तहानात का टाइम आता है तो वो लीडर टाइप तलबा जिनकी हाज़िरियाँ पूरी नहीं होती और उनका रेगुलर दाखिला नहीं होता और इम्तहानात में उनके लिए मसाइल होते हैं, हाज़िरी पूरी न करने की वजह से उनका सेमेस्टर में अपीयर होना या प्रमोट होना उनके लिए मुश्किल होता है, वो गड़बड़ करते हैं और इस बार भी हंगामा उन्होंने किया। अच्छा, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के एक बंदे ने मुझे, वो मेरे जानने वाले हैं, मैंने नाम नहीं लेता, अपना सब बात नहीं है, उन्होंने मुझे बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर इलाकाई रीजनल तंजीमें इन्होंने बनाई हुई हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं और उन सबको मिलाकर एक यूनाइटेड फोरम टाइप कोई चीज़ बनाया हुआ है। ना वो रीजनल तंजीमें मुख्तलिफ ज़िलों की जो तलबा आए उन्होंने जो ग्रुप बनाए, ना उन्होंने तो ना मुत्तहिदा तलबा महाज ने किसी ने भी आकर हमारी किसी कमेटी के साथ, वीसी साहब के साथ, इंतज़ामिया के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किया और यूनिवर्सिटी पिछले 10-12 दिन से बंद है। और उनका मौक़िफ़ ये था कि हमने तो ज़िले इंतज़ामिया को भी मदद तलब की है, इम्तहानात पोस्टपोन्ड हो गए और उनको कहा कि सिक्योरिटी दें हमें ताकि हम यूनिवर्सिटी खोलें और अभी तक उनकी तरफ से भी कोई वाज़ेह और मुस्बत रिस्पांस नहीं आया। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। एक बहुत बड़ा इदारा है आज़ाद कश्मीर का और वो बंद है और ना तो तलबा और इंतज़ामिया के दरमियान को मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना नेगोशिएशन हो रही है। उल्टा सख्त फैसला कर दिया ये वीसी साहब ने, बजाय यानी आप लगी हुई आग को कूल डाउन करें उस पर, और उन्होंने जल्दी का काम कर लिया है कि 5, 6, 7, 8 तलबा को बरतरफ कर दिया, 3-4 को 1 साल के लिए कर दिया और कुछ को जुर्माना करके कर दिया। तो ये मेरे ख्याल में इससे भी एक पहलू शायद उनके जहन में ये होगा कि इस बहाने से तलबा या उनके वालिदैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे और रास्ता निकलेगा। आपके पास इसके बारे में कोई क्या मालूमात है? कोई पूछा है किसी से? यूनिवर्सिटी खुलने के इम्कानात क्यों नहीं, रास्ता क्यों नहीं हमवार हो रहा? ये काफ़ी, और गलती कहाँ से हुई है? देखिए, ये मिस हैंडल हो रहा है 2 जगह से। एक तो तलबा की तरफ से भी मिस हैंडल हो रहा है, अच्छा, और इंतज़ामिया की तरफ से भी मिस हैंडल हो रहा है। सबसे अहम बात तो ये है कि आप अगर एक लफ्ज़ में कहूँ कि जी ये जो मस्त यूनिवर्सिटी है, देखिए ये जो तालीमी अदारे होते हैं, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये स्टेट सिंबल होते हैं, स्टेट सिंबल कि ये मौजूद है। और उस यूनिवर्सिटी का जो है वो रैंकिंग में, HEC की रैंकिंग में और फिर दुनिया भर की रैंकिंग में, आप ये देखें, हम जब बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो हम कहते हैं जी कि लंदन यूनिवर्सिटी में ये जो है टॉप 10 में ये यूनिवर्सिटी है, या मतलब ऐसे ही अगर न्यूयॉर्क में पढ़ाते हैं तो न्यूयॉर्क में, यूरोप में पढ़ाते हैं, ये चीज़ें मिसालें दी जाती हैं, मिसालें दी कंपैरेटिवली ज़्यादा मिसालें दी जाती हैं। अब मस्त जो है वो, और हमारे यहाँ मुजफ्फराबाद और ये मस्त दोनों यूनिवर्सिटियाँ बहुत अच्छी हैं। पुंछ यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, खासकर वो डॉक्टर ज़करिया साहब के दौर में तो पुंछ काफ़ी ज़्यादा उस यूनिवर्सिटी को बहुत बेहतर किया। अब बदकिस्मती ये है कि ये जो वाइस चांसलर हैं ब्रिगेडियर यूनुस साहब, प्रोफेसर यूनुस साहब, ये ब्रिगेडियर हैं फौज के, रिटायर्ड, लेकिन हैं तो ये बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। इनके देखें, एजुकेशनिस्ट तो ना और बात है, लेकिन इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रवैया इनका सख्त हो सकता है, लेकिन उनका एजुकेशनिस्ट होने में यूनिवर्सिटी को जो है ना, इन्होंने बिल्कुल जो है वो डाउन कर दिया है। अच्छा। और ये तबाही के दहाने पे पहुंच गई है। और चीज़ें जो हैं वो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो मसाइल पैदा ना करे। अब ये देखें कि ये जो इशू के ऊपर मुझे बहुत सारे वालिदैन ने भी फ़ोन किया, जब पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को स्कूल या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी नहीं भेज सकते, वो उधर इल्म हासिल करने के लिए भेजते हैं, बावकार इंसान बनाने के लिए भेजते हैं, और ताकि वो अच्छी डिग्री लेके माशरे में अहम रोल किरदार अदा कर सकें। अब आप ये देखें कि जी कैसी, एक तो ये बात है कि अल्लाह ताला सवाब पहुँचाता रहे अनवारुल हक साहब को, उनकी वज़ारत उज़्मा के दौर में ये बात, ये मेयार तय कर दिया गया
कि आज़ाद कश्मीर में कोई काम सीधे तरीके से नहीं होगा। आपको याद है जाते जाते भी जो मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी में कितना तसादम हुआ और बाद में डॉक्टर कलीम बासी साहब को मतलब ओहदे से हटना पड़ा। आपने मुजफ्फराबाद की बात की तो उधर भी आज कोई झगड़ा फसाद हुआ और एक बंदा को कत्ल हो गया, सुना इस तरह की ये सूरत हाल है। मैं उसके ऊपर मुझे बहुत सारी डिटेल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो ये जो है ना इन्होंने खासा जो है वो अब ये यूनिवर्सिटी जो है वो चांसलर जो है आज़ाद कश्मीर के इस यूनिवर्सिटी के बैरिस्टर सुल्तान में आज़ाद कश्मीर, अब वो इत्फाक से आजकल अलील हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को ज़्यादा मसाली होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये जो मुझे लगता है जो मैंने पता किया है, ये ब्रिगेड साहब जो है वो कोई हट धर्म तबीयत के मालिक हैं और वो उनका रवैया जो है वो कोऑपरेटिव नहीं है। ऊपर से अनवर लक साहब ने एक ऐसा जो है वो मिसाल कायम की हुई है कि हर काम जो है वो एहतजाज से होना है। अब ये जो ब्रिगेडियर यूनुस हैं ये बैरिस्टर सुल्तान के दौर में नहीं लगे, बल्कि ये मसूद खान साहब के दौर में लगे हैं। ये जो तोहफा है वो तो सर्च कमेटी ने लगाए होंगे, मैं कह रहा हूँ कि ये बेसिकली उस दौर का तोहफा होता है ना कि चले आपने गलती भी किया तो उसे ठीक भी किया जा सकता है ना। अब ये जो है ना, अब ये ख्याल किया जा रहा था कि इन्हें पहले भिंबर यूनिवर्सिटी का चार्ज दे दिया गया है तो मीरपुर वालों की जान छूट जाएगी, चले भिंबर वाले उन्हें ठीक करेंगे, वो भिंबर वालों को ठीक करेंगे, दोनों एक जैसे होके गुजारा करेंगे। लेकिन ये जो सूरत हाल है इसमें अब स्टूडेंट क्या चाहते हैं, ये देखें बड़ी अलार्मिंग है कि ये वाहिद यूनिवर्सिटी है। पहले ये होता था कि जी आज़ाद के तलबा तंजीमों के हामी हैं, शख्सी शहरी शख्सी आज़ादियों के हामी हैं, तलबा यूनियंस के हामी हैं, उन्हें हम ये कहते हैं कि जी ये नर्सरियाँ हैं और मसाइल हल करने के लिए होना चाहिए। लेकिन ये वाहिद यूनिवर्सिटी जिसकी तरफ आपने उधर कहते हैं कि पुंछ के तलबा ने लग बनाया हुआ अपना हर जिले के, अच्छा जी बिंबर वालों ने अलग, मुजफ्फराबाद वालों ने अलग, बाग वालों ने अलग, अब उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाए, अब उन्होंने मस्त यूनाइटेड फोरम बना दिया। हाँ, वो सब ने मिलकर एक अब ऐसी जगह पे ये लीडर टाइप तलबा भी होते हैं जो पूरा साल पढ़ते नहीं हैं और जब आखिरी बार उनकी हाजिरियां पूरी नहीं होती तो वो फिर इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। ये जो एतराज है ये यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का जायज़ है कि वो है। अब उन्हें पता है उनका साल ज़ाया हो जाएगा, वो कहते हैं पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चों का साल ज़ाया हो जाए। तीसरी ये बात है कि अभी तक हमें हुकूमत की लेवल पे इस बात का उस लेवल पे नोटिस नहीं लिया गया। जिले इंतजामिया के बारे में मुझे उन्होंने बताया जी कि हमने दरख्वास्त भेजी और वहाँ से कोई देखो ना 10 दिन हो गए हैं यूनिवर्सिटी बंद है, बच्चों के बहुत बड़ा तालीमी हर्ज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उनका सेशन जो है वो ज़ाया हो रहा है और को पूछना। अब बच्चों के मुतालबात क्या है वो मैंने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 5-6 दिन पहले मीरपुर प्रेस क्लब में भेजी तो हमारे जो मीरपुर प्रेस क्लब के सदर हैं हमारे भाई सैयद आबिद शाह साहब, उनकी एक वो उन्होंने मुझे भिजवाई तो वो मैंने देखी। एक तो ये बात है कि वो जो हॉस्टल की फीसिस हैं यूनिवर्सिटी के, वो कहते हैं कि बाहर के प्राइवेट हॉस्टल से ज़्यादा हैं। इस तरह जो है वो जायज़ मुतालबा है उनका, बिल्कुल जायज़ मुतालबा। अब ये बताएं कि इंटरनेट की सहूलत अच्छी नहीं है, ये जायज़ मुतालबा है, जायज़ मुतालबा है, ज़ाहिर है आजकल इंटरनेट के जरिए ही सारा इल्म जो है वो करना चाहिए, ठीक है जी। इसी तरह जो है वो बस सर्विस मांगते हैं जो बाकी तलबा है। अच्छी बस सर्विस मांगना कोई बुरी बात है, शहर के अंदर से ये ले आए। अच्छा जी, इसी तरह जो है यूनिवर्सिटी को प्राइमरी इदारा तो नहीं, प्राइमरी तालीम ये मैं कह रहा हूँ ना इसी उसके बाद तरह। अच्छा जी, अब इसी तरह जो हॉस्टल में अच्छा खाना मांगते हैं, अच्छी सफाई मांगते हैं, वो उनका कोई ऐसा मुतालबा, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि जिस मुतालबे को आप ये दौड़ दें कि जी ये कोई राह के एजेंटों का मुतालबा है या कोई इंडिया ने इधर मुदाखलत, इंडिया ने इधर तो मुदाखलत नहीं ना की कि मीरपुर यूनिवर्सिटी जो है आप ठीक ना करें, आप जो है उसके ऊपर वो ना करें, जो है वो साजिश हो जाए, ये ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन ये इतनी बदकिस्मती है कि इसे इस अंदाज से मिस हैंडल किया गया है कि ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बड़ी दुखी दिल से ये कहना पड़ रहा है कि जी आंखें बंद की हुई हैं हुकूमत ने और बच्चों का जो है तालीमी साल ज़ाया हुआ है। बच्चों के जो वालिदैन हैं वो बैरून मुल्क में और अंदरून मुल्क में सख्त परेशान है कि उन बच्चों का जो है वो सेशन ज़ाया हो रहा है और उन्हें कोई पूछने बताने वाला नहीं है। तो हमारी ये दरख्वास्त होगी वाइस चांसलर साहब से भी, ज़ाहिर उस्ताद का जो है वो बड़ा एहतराम होता है, बाकी जो लोग इंतजामिया के हैं वो भी बड़े जो है वो ज़िम्मेदार होते हैं। देखें ना, वाइस चांसलर बनना जो है वो आज़ाद कश्मीर में सदर बनना, वज़ीर-ए-आज़म बनना, वज़ीर बनना, MLA बनना, ये बंदा किसी तरह बन सकता है, लेकिन वाइस चांसलर जो है वो मैं समझता हूँ कि ये जो क्राइटेरिया है वो पूरा करना, वो बहुत ही बड़ा आदमी होता है। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें बड़ा दिल करना चाहिए और उन्हें मस्ट यूनिवर्सिटी के बच्चों को ये समझना चाहिए कि जी ये इनके अपने बच्चे हैं। आया इनके जो बच्चों को, जो ब्रिगेड यूनुस साहब के बच्चों को जो सहूलियात चाहिए उन्हें उसी तरह जो है वो मस्त यूनिवर्सिटी जो है तालीमी इदारे जो है वो दूसरा घर होता है बच्चों का, तो उन्हें जो है उस तरह की सहूलियात दी जाए और उस मामले को मिल बैठ के
हल करना चाहिए, ना कि, और हम तलबा से भी कहेंगे कि वो जो है अगर उनके अपने कुछ मकासद हैं तो बाकी तमाम तलबा की जो है वो तालीमी कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें, और ये जो है ना जो तालीमी जो सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए। इन मसाइल को हल करने के लिए जो है वो कोई कमेटी बैठ जानी चाहिए, वरना, और सदर आज़ाद कश्मीर साहब क्योंकि वो अलील हैं, उसके बावजूद जो है हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि इसका नोटिस लें। अगर जो है वो ब्रिगेड यूनुस साहब के एंड पे ख़राबी है तो उसका जो है हल निकालें, और अगर तलबा की तरफ से है तो वो मीरपुर के सारा जो है वो मीरपुर जो है वो उनका है, वो आउट ऑफ बॉक्स भी इस मामले को जो है फौरी तौर पे हल कर सकते हैं। अगर सदर आज़ाद कश्मीर जो है वो बीमार हैं तो उनका, मैं आपको बताता हूँ, अगर सदर आज़ाद कश्मीर बीमार हैं तो उनका बेटा जो है वो शहर से एमएलए है, यूनिवर्सिटी की दूध से, उनका भाई साथ जो है वो उसका मौजूद है, और सारे लोग जो है इस मामले के ऊपर उनके साथ हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने बच्चों के मुस्तकबल को बचाने के लिए जो है मस्ट यूनिवर्सिटी को हर कीमत पे ठीक करना चाहिए, और इसके लिए अगर सदर आज़ाद कश्मीर को या कायम मकाम सदर साहब को कोई सख्त से सख्त इकदाम भी उठाना पड़ता है तो उनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों का तालीमी साल जो है वो हर सूरत में बचाने के लिए आखिरी हद तक जाके इकदाम करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा अमर साहब, एक कौमी इशूज़ पर भी हम बात कर लेते हैं। आज जनरल फैज़ अमीन साहब ISI चीफ जो थे उनको 14 साल की सज़ा हुई है, कैद बामशक्कत। ये बामशक्कत का लफ्ज़ तो खैर चलो कैदों के साथ इस्तेमाल होता है। आम राय और तासर ये था कि पाकिस्तानी फ़ौज के जो आला तरीन अफसर हैं, जर्नल लेवल के लोग ख़ासकर, उनके एहतसाब का उस तरह को कोई यानी मैकेनिज़्म अगर है भी तो लोगों के सामने कम अज़ कम नहीं आता। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज ये एक ऐसा पैटर्न उन्होंने सेट कर दिया है जिसमें उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, इसके अलावा सीक्रेट जो एक एक्ट होता है उसकी खिलाफ वर्जी, और इस तरह के एक दो इश्यूज़ के ऊपर उनका पूरा ट्रायल करके उनको सज़ा दी गई है। और इनकी सज़ा को अभी इनके पास इस बात का राइट है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, सिविल कोर्टों में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इतना ये है कि पूरे इत्मीनान के साथ और पूरी छानबीन के साथ है, और इनको वकला की पूरी सहूलत फराम करके ऐसी सज़ा दी गई है जिसमें अगर सिविल कोर्टों में कल ये केस जाता है तो कम से कम इसके ऊपर सवालात उठ सकें और ये इसको जस्टिफाई वहाँ भी किया जा सके। तो ये जो पैटर्न सेट हुआ है, ये लोगों की जो शिकायत थी, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इससे वो एक जो तासर था वो भी ख़त्म होगा, और आने वाले वक्त में कम से कम लोगों को अपने डायरेक्शन और हदूद के अंदर, दायरे के अंदर रहकर काम करने की इससे तरगीब भी मिलेगी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? इजाज़ भाई साहब, एक तो ये बात है, ये जो हालिया ये जो दहाइयाँ हैं, मैं ये हालिया दिनों, हफ्तों, महीनों, सालों की बात नहीं कर रहा। जी जी, हालिया दहाइयों में ये शायद अगर इसे खबर के एतबार से लिया जाए तो इसे सबसे बड़ी खबर है ये। और अगर इसे कौमी मंजरनामे पे देखा जाए इसके उसके ऊपर भी बड़े गहरे असरात हैं। और अगर ये देखा जाए कि उन्हें फेयर ट्रायल मिला है या नहीं मिला, ये क्योंकि ISPR वालों ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और ये फौजी अदालत की उसमें कहा गया है कि इनको वकला के सहूलत और इनकी मर्जी के सारा कुछ उसमें लिखा गया है, लेकिन उनका ज़ाहिर दूसरी साइड का मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं है। केस बेसिकली ये टॉप सिटी का केस था, और बाद में इसमें सियासी मदाखलत के और कुछ इस तरह के इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, और जो फ़ौज में एक म्यार तय किया गया है डिसिप्लिनरी इदारे में, उसकी जो हदूद और क़यूद है उससे बाहर निकल के कुछ ऐसे इक़दाम हैं जो जनरल फैज़ मीद के गले का फंदा बने हैं, और उन्हें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बल्कि इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इन्हें सज़ाए मौत भी हो सकती है इस केस के अंदर, और ऐसी सूरत हाल में शायद सज़ाएँ कम होती हैं। तो ये बहुत ही एक अहम पेशरफ्त है। इसके साथ अगर इसमें ये देखा जाए तो फ़ौज ने जब से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं या फिर अब चीफ अपना क्या कहते हैं आर्मी चीफ, उसके बाद फील्ड मार्शल और उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनके इतने ओहदे इतने अरसे में जल्दी जल्दी उन्हें वो हुए हैं कि पता ही लगता कि जी वो क्या है। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने ये एक बात साबित की है कि कोई भी जो है वो एहसाब से बालातर नहीं है। अब इसका मतलब यह है कि अगर जनरल फैज़ मीद को कटहरे में ला के सज़ा दी जा सकती है तो ये जो बाकी लोग हैं सारे के सारे जिनके हवाले से शिकायत है या वो है, तो वो भी अपनी हदूद और क़यूद में जाएंगे। तीसरी ये बात है, इसमें एक इबरत है। इबरत ये है कि एजाज बाशी साहब जब इंसान किसी ओहदे पे होता है, फिर वो अब मुझे वो जनरल फैज़ का वो आपको एक कप ऑफ टी वाला जो है वो फोटो याद है आपको, अफगानिस्तान वाला, इसी तरह जो है वो फैज़ मीद साहब का
आपको इमरान खान का दौर याद है? ये शायद पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल थे। और जब बंदे के पास इक़्तिदार होता है तो बंदा ये सोचता है कि ये रहती दुनिया तक मेरे पास रहेगा या शायद क़यामत तक रहेगा और इसमें वो होगा। और जब इंसान जो है वो अपने इक़्तिदार से हटता है और एहतसाब के शिकंजे की जद में आ जाता है तो फिर उसे एहसास होता है कि मुझसे क्या क्या गलतियाँ की हैं। तो डेफिनेट ज़ाहिर पाकिस्तान के सबसे डिसिप्लिनरी इदारे ने अगर कोई उनके हवाले से एक्शन लिया तो वो ठीक लिया होगा। हम इस बात के ऊपर हम ये कहते ही नहीं कि जी वो उसमें अगर कोई कानूनी कमी कोताहियाँ या पेचीदगियाँ हुई हैं तो वो अगली अदालतें जो है इसलिए होती है ना अदालतें कि जी उसे आके ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो मिसाल कायम हुई है, साबिक जो है वो DGC भी रहे हैं, उसके बाद जो है वो DGISI रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो DGISI भी बहुत सारे DGISI हैं, लेकिन जनरल फैज जो है वो अपनी तारीख के सबसे ताकतवर जो है वो DGISI थे। और इमरान खान की हुकूमत में रहने की सूरत में उन्होंने जो है वो आर्मी चीफ के उम्मीदवार थे और अगर वो जंग जीत जाते तो वो फिर क्या कहते हैं फील्ड मार्शल भी होते। और अगर यही सूरत हाल होती तो ये इसी तरह के अगर इमरान खान का हुकूमत होती तो शायद यही जो सारी सूरत है जनरल आसम मुनीर साहब की जगह ये होते, आसम मुनीर साहब की जगह शायद ये होते। तो ये एक अजीब वो है कि बड़ी अहम और दिलचस्प बात है। फौज के अंदर ताकत में आजिज़ी का पैगाम देता है, ये आजिज़ी का पैगाम देता है। आपको जब आप ताकत होते हैं, ताकतवर होते हैं, आपको ज्यादती नहीं करनी चाहिए। और ये इसमें सबक भी है, इसमें इबरत भी है। और इससे जो है कि इसी केस में अभी कुछ और लोगों को भी सजा होगी जो सिविलियन लोग थे या कुछ इनके मतलब देखे ना ये तो फिर अभी जो है ना, एक तो ये बात है कि इनके साथ जब गिरफ्तार हुए थे तो इनके साथ एक ब्रिगेड साहब भी सिविलियन टॉप सिटी वाले जो मैनेजर और दूसरे तीसरे लोग, इसमें एक ब्रिगेड साहब भी उस वक्त गिरफ्तार हुए थे, ब्रिगेड नईम, वो हमारे कश्मीर के सेक्टर कमांडर पहले सेक्टर कमांडर रहे थे, उससे पहले थे, वो भी गिरफ्तार हुए थे। फिर शायद उन्हें शायद रिहा कर दिया गया था क्योंकि ये खबरें सारी जो है वो उस तरह ये आम अदालत की तरह इसकी हो नहीं रही होती कि जी इसे आप देख रहे हैं और तो ये वो सूरत हाल तो नहीं थी। तो ऐसी सजाओं में आमतौर पे यही होता है कि जी ये इसमें ज़ाहिर है ये क्योंकि बहुत एक अहम केस था जिसके ऊपर सारी दुनिया की नज़रें थी, तो इस केस में ज़ाहिर है हर तरह की एहतियात बरत के जो है वो फैसले किया गया होगा ताकि इसे मिसाल बनाया जा सके। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि ताकतवर लोगों के लिए और ख़ास तौर पे ये मैसेज है और इससे जो है जो इनके नीचे लोग हैं उन्हें भी सबक सीखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में सियासी मुदाखलत करने वाले जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनके जो ज़ेरे जो साया ये जो अदारा चल रहा है इसमें एक मजबूत जो है वो खुद एहतसाबी के अमल की तरफ बढ़े हैं, उसी तरह जो है हमारे जो आज़ाद कश्मीर में भी बाज़ जो है लोगों ने अख्तियारात का जो है वो नाजायज़ इस्तेमाल किया, उस ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल किया, सियासी मुदाखलत में वो लोग मुलव्वस रहे, शहरी शख्सी साफ़ती आज़ादियों के हवाले से जो उनके किरदार रहे माजी में ऐसे लोगों का मेरा ये ख्याल है कि उन्हें भी देखना चाहिए। और ख़ास तौर पे बाद लोगों की वजह से पाकिस्तानियत को जो है नजरिया ला के पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है शायद मुमकिन है कि अगर कभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिस तरह नज़र पाकिस्तान में अपने वो है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर जनरल फैज़ भी जो है वो ज़िम्मेदार करार दिए जा सकते हैं, वो कटहरे में आ सकते हैं, वो पाबंद सलासल हो सकते हैं, उन्हें सज़ा दी जा सकती है, तो उन लोगों को जो पहले मुलव्वस रहे हैं उन्हें भी है और बाकी लोगों को भी इससे एहतियात बरतनी चाहिए और अपने ओहदे को अपनी हदूद के अंदर जो है वो रह के जो है वो अपने इख्तियारात का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा मैं ये कह रहा हूँ कि एक ये सज़ा ये दुनियावी सज़ा है। एक इजाज़ बासी साहब एक बाज़ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, ऐसे लोग ज़ख्म दे जाते हैं ओहदों के ऊपर ताकत के नशे में बैठ के, जिससे किसी गरीब की, किसी मजलूम की, किसी बेगुनाह की जो है वो बदवा है। आप ये बताएं कि अगर एक बदवा जो है या एक चीज़ जो है सजा में भी इस तरह की चीज़ अगर जो है वो एक चीज़ आसम मनीर साहब के फील्ड मार्शल के क्या कहते हैं फील्ड मार्शल के या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नोटिस में आने से या फौज की जो हायरार्की है उसके अंदर आने से अगर ये हो सकता है, तो आप ये सोचें, अफसरान ये सोचें और ओहदों पे बैठे हुए बात लोग सोचें कि अगर ये जो है नोटिस जो है जब अल्लाह ताला ने इस तरह का नोटिस ले लिया
इस तरह की जो है वो किसी, तो उस सजा से वो कैसे बचेंगे, उनकी नस्लों का क्या होगा, और वो जो है वो कितने कड़े उन्हें इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के से भी डरना चाहिए और अपने इख्तियारात का जो है वो जायज़ इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा अंबर साहब, इतला ये है कि आज़ाद कश्मीर की नून लीग की जो खुसूसी कमेटी है, सियासी कमेटी, उसका नवाज शरीफ साहब ने लाहौर बुलाया और कल उनका कोई इजलास हो रहा है। अब ये इजलास लाहौर में क्यों बुलाया गया, नवाज शरीफ साहब से इजलास बुलाने की क्यों ज़रूरत पेश आई? इलेक्शन तो अभी 6-8 महीने बाकी हैं, 6-7 महीने आज़ाद कश्मीर में। इसमें क्या क्या फैसले हो सकते हैं, क्या इतलात हैं आपके पास? और सुना है कोई टिकटॉक, कुछ लोग हल्कों से लोग शामिल होंगे या टिकटॉक छुटने वाले से, इस तरह की बातें चल रही हैं, तो इसमें मुमकिन है क्या क्या आपके? अच्छा, टिकटॉक के वाले से वो अलग हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वो अलग है। एक बात जो है वो बड़ी फील की जा रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर जो है वो कोई लावारिस टाइप हुई थी। जिस तरह आप ये देखें ना, मर्जी क़यादत की तरफ से वो कोई नहीं थी। आप ये देखें कि वो बेचारे कारकुन रोला डालते थे उस वक्त, वो कहते थे कि इस हुकूमत को छोड़ें, कोई पूछता नहीं था। कई बार करारदादे पास हुई और कोई ना पूछे। अब वो जनाब जाते थे तो किसी वफाकी वजीर की हद तक जाके रुक जाते। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप ये देखें ना, उन्होंने जो भी किया, उन्होंने 11 से लेकर अपनी तादाद भी 29 पे ले गए। आज़ाद कश्मीर में जो ट्राइबल हकीकतें हैं, वो जाट हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, सुदन हैं, मुगल हैं। अब आज़ाद कश्मीर के जो 4 बड़े जो ट्राइब हैं, जाट, गुज्जर, सुदन और मुगल जो हैं, वो इस वक्त बड़ी तादाद में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद है, आज़ाद कश्मीर के 33 हल्कों के अंदर। तो इससे जो है अलार्मिंग सूरत हाल थी। दूसरी ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और इनमें ये फ़र्क था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं आज़ाद कश्मीर के, वो चोई रियाज साहब देख रहे थे। चोई रियाज साहब जो है उनके एक्सेस जो है वो अपनी पार्टी के अंदर बहुत तवज्जो दी जा रही थी। आप ये देखें ना कि ये जो अदम एतमाद वाला एपिसोड हुआ है या लोगों को शामिल करने वाला एपिसोड हुआ है, तनवीर लियाज साहब शामिल हुए पहले, सबसे पहले तो वो पहले कराची गए, उनके फ़रियाल तालपुर साहिबा से मुलाकात हुई, फिर जो है वो बिलावल भट्टो जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई, फिर उनकी जो है वो बाकायदा जो आसफ अली जरदारी साहब से मुलाकात कराई गई, उन्हें इज्जत दी गई। उसके बाद ये जो बाकी लोग शामिल हुए, उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। अभी अदम एतमाद पेश नहीं हुई थी तो पहले बिलावल फ़रियाल साहिबा ने मुतअद्दिद इजलास किए, उसके बाद बिलावल साहब ने 2-3 इजलास किए, फिर जो है वो कराची में हुआ, फिर अवान सदर में आसफ अली जरदारी साहब ने इजलास किया। तो मगर जिस तरह का दिलचस्पी जो है वो आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, उस तरह की नहीं थी। तो ये एक तो ये इशू है कि ऑनरशिप नहीं ली जा रही थी, इसलिए जो ये 4-5-6 दिन से, पिछले हफ्ते से बड़ी गैर मामूली जो है वो एक्टिविटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जुमा कर रहे हैं। और तकरीबन रोजाना जो है राना सनाउल्लाह साहब, इंजीनियर मीर मकाम साहब, फारूक तारक फारूक साहब, ये रोजाना ना सिर्फ किसी के साथ मिल रहे थे बल्कि वो आज़ाद कश्मीर के मामले के ऊपर, आज़ाद कश्मीर में टिकटों की तकसीम के हवाले से वो जायजा ले रहे थे। ये जो कमेटी है कि हमने किसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार के मजे लूट रही है, वो अभी जो है वो हनीमून पीरियड में है, वो जो है वो अभी वजारतों के ऊपर और उसके ऊपर देख रही है। और मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये जो कमी थी, एक तो ये बात है, इससे किसी जगह पर खदशा दिखाई देता है कि कहीं आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कबल वक्त तो नहीं हो रहे। कि अगर आप ये देखें कि 8 महीने पहले, मैं ये कह रहा हूँ कि 8 महीने पहले जो है टाइम छोड़कर इनके हवाले करेंगे, 8 महीने पहले गैर मामूली इजलास और गैर मामूली इजलास कबल। आज ये बताएं कि आज से आपको पता है कि आज से मुस्लिम लीग नून के टिकट की दरखास्तें जो हैं वो तलब कर ली गई हैं आज से। और डेडलाइन क्या दी है उन्होंने? 31 दिसंबर तक। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जनवरी 33 साल की और माजरीन के बाद काम कर लिया है, जो है वो उन्होंने काफी सारा वो काम कर लिया है। और ये जो इजलास हैं ये डिवीजन वाइज हल्का LA1 डडियाल से वो शुरू हुए हैं और आज़ाद कश्मीर के 33 हल्के जो हैं वो सारे के सारे जो है वो तकरीबन वो पूरे कर चुके हैं, जो मेरे पास इतला है कि उनमें उन्होंने वो कर दिया। अच्छा, वो मैं आपको बात बताता हूं। अब ये जो कल इजलास है ये मियां नवाज शरीफ साहब का, ये पहले नहीं था। तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये देखा गया कि जी पिछले दिनों एक इजलास हुआ जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी थे, इंजीनियर मीर मकाम साहब भी थे, कुछ और लोग भी जिम्मेदारान मौजूद थे और आज़ाद कश्मीर की ये जो सियासी जमात की जो पार्टी है ये सारे लोग भी
उधर बैठे इस्लामाबाद में। उसके बाद भी एक कश्मीर हाउस में उस दिन भी इजलास हुआ इनका, उसमें एजाज भाई साहब ये फैसला किया गया कि जी, उन्होंने कहा कि जी हमारा जब आपने ये काम शुरू किया है तो पार्टी का हौसला बढ़ा है, पार्टी में जान बढ़ी है, और जब अपोजिशन में है उसके असरात आप ये देखें कि हमें पता लगा कि हम पार्टी है और हमारी एक पोजीशन है, हमने ले लिया है कि हमने आइंदा इंतखाबात में जाना, जिससे हमारे कारकुनों के हौसले बढ़े हैं और आइंदा हम जो है वो बेहतर अंदाज से जाएंगे। अगर इसी तरह हमें जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब भी हमें अटेंड करें और इस बात की ऑनरशिप लें तो इसका बहुत असरात होंगे। तो ये जो है ये सारी जो जिम्मेदारी है ये इन्होंने ले ली, क्या कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने ली, और राना सनाउल्लाह साहब ने चंद ही घंटों के अंदर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ इनकी मीटिंग तय कर दी जुमे वाले दिन। अब अगले दिन जो है, जिस वक्त हमने ये खबर ब्रेक की थी, जुमा जो है, हमने ये खबर परसों ब्रेक की थी, जब हमने परसों ब्रेक की थी उस वक्त तक टाइम नहीं तय हुआ था, सिर्फ फ्राइडे तय था। तो सुबह 10:30 बजे जो है वो लाहौर में मीटिंग होगी और मियाँ नवाज शरीफ साहब लेंगे, उसमें बाकी मुस्लिम लीग की क़यादत भी होगी, और उसमें आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की आइंदा हुकूमत बनाने के लिए हिकमत अमली तय कर ली जाएगी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब का क्या रोल होगा, शहबाज शरीफ साहब का क्या रोल होगा, मरीम नवाज शरीफ साहब का, मरीम नवाज शरीफ साहबा का क्या रोल होगा, बाकी सूबों में जो नशस्तें हैं वहाँ पे क्या रोल होगा, और बाकी जो मुतल्लकीन हैं जो इस इलेक्शन के ऊपर, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, उन्हें किस तरह मैनेज करना है। पंजाब में जो डीसी और एसपी और ये लोग हैं, इनको भी मेरा ये ख्याल है जारी होंगी, नहीं अभी तो नहीं होंगी, वो तो उस वक्त होगी ना जब इलेक्शन आएगा, उस वक्त पता नहीं कौन डीसी होगा, कौन एसपी होगा, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। लेकिन तैयारियां जो हैं वो पूरी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब क्योंकि काफ़ी अरसे से आप ये देखें कि सियासी मामलात से बिल्कुल लातल्लक थे, आज़ाद कश्मीर में जो है वो उनका वो किरदार उस तरह का नहीं था, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है वो बिस्मिल्लाह जो है वो आज़ाद कश्मीर से करनी है कल, और बड़ी ही भरपूर और जानदार तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि कल के इजलास के बाद ये जो ख्याल किया जा रहा था कि शायद कोई कमी कुताही छोड़ेंगे, मुस्लिम लीग नून वाले पीछे हटेंगे, आप ये देखें ना उन्होंने क्या किया कि जी घंटी जो है वो पीपल पार्टी के गले में डाल के इक़्तिदार जो है वो दे दी। ज़ाहिर इस वक्त अनवारुल हक साहब ने तबाह कर दिया था सारा निज़ाम, मकसद अदारे तबाह कर दिए थे, ठीक है जी। उन्होंने जो है वो ये जैसे ये आप बच्चों से लेके अंधों तक जो है वो साफ़ी प्राइवेट लोग वो सारे एंट्री पॉइंट्स बंद, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज जो है वो मामलात पैदा हो गए, और नज़रिया ला के पाकिस्तानियत कंप्रोमाइज़ होगी। ऐसे हालात में कौन सी सियासी जमात जो है इतना बड़ा रिस्क ले सकती है, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के गले में घंटी बांधी और उस वक्त तक वो देखते रहे, और जब वो अपोजिशन में बैठ के अपोजिशन लीडर बनाया, साथ ही उन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी और इलेक्शन की तरफ चल पड़े। तो ये राना कल के इजलास में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी कोई बात होगी। देखिए ये बात है, सारी हिकमत अमली तय। देखिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उनके बंदे तो इन शामिल कर रहे हैं, तो फिर क्या ये तो हमने उस दिन भी बात ये की थी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है ना उसे लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और पाकिस्तान वाले जो जिम्मेदारान हैं वो उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो मसला कश्मीर के हवाले से फ्रीक की हैसियत रखती है, ठीक है जी। और मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान ने ये नारा दिया था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो एक ऐसी सियासी जमात जो नज़रिया ला के पाकिस्तान की पुश्तबानी कर रही हो, उसकी रखवाली कर रही हो, ना साकिब मजीद साहब जो एक मुतारक कारकुन हैं उनसे डायरेक्ट मुलाकात करके तासर दिया नून लीग ने कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मुतारक लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं। पहले तक तो ये बात थी, तो फिर इताद की बात तो नहीं होगी। एक तो ये बात होती है एजाज बाशी साहब की सियासी हिकमत अमली बात होगा, ये भी होती है कि एजाज बाशी साहब आप ज़्यादा बेहतर है कि जी आप जाके इलेक्शन उधर से लड़ लें, तो बंदे तो आप मारे ही हैं ना, ठीक है। अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि साकिब मजीद वाले केस में मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पीठ में एक और छुरा घोंप दिया है, और अगर इसमें अगर इसमें कुछ लोग मुलव्वस हैं तो मेरा ये ख्याल है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मजीद कमज़ोर करने की जो पॉलिसी है वो जो है वो मुस्तकबिल में उसके ऊपर बहुत सारे असरात होंगे और उसे देखना पड़ेगा। लेकिन हम जो है किसी दिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की ये जो अरूज से लेकर ज़वाल तक की कहानी है, इसके ज़िम्मेदारान कौन है, इसमें किरदार किस किस का है, पाकिस्तानी सियासी जमातों का क्या किरदार है, एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें कैसे इस्तेमाल करके इन्हें कमज़ोर किया, लोगों का क्या किरदार है, बाकी जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने क्या क्या किया, बाकी सियासी जमातों ने क्या किया, आज़ाद कश्मीर के सियासी कारकुनों का क्या किरदार था, आज़ाद कश्मीर की उस सियासी एलीट का क्या किरदार था जिसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को यहाँ तक पहुँचाया, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक अलग प्रोग्राम करेंगे। लेकिन कल का जो इजलास है वो जो है एक पैगाम है कि
कि आज़ाद कश्मीर की मुस्लिम लीग नून जो है वो लावारिस नहीं है, उनके वारिस इलेक्शन के करीब ज़िंदा हो गए हैं और पूरी ताकत के साथ जो है वो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ये बात जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए, पाकिस्तान पीपल पार्टी क्योंकि भट्टो जो है वो सिंध के बाद अगर सबसे ज़्यादा ज़िंदा है तो वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं। ऐसे मौके पे जब अभी जीबी के इंतखाबात की तरफ भी जा रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में एक और मैं आपको बड़ा तारीखी एक बहुत ही अहम इंकशाफ कर दूं। आपको पता है कि ये जो जो वज़ीर आला बने हैं गिलगित बल्तिस्तान के कायम मकाम, इनके जस्टिस साहब बने हैं जी जी। अब वो तरीकाकार था ना कि मतलब मिल के मुतफिका नाम देना होता है और उसमें से जो है वो एक बंदा जो है वो लग जाता है या इत्तेफाक राय से, यही तरीकाकार है ना। यही है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। जब इत्तेफाक ना हो तो फिर तो चेयरमैन कश्मीर काउंसिल के पास इख्तियार उन्होंने आइन में रखा हुआ है ना। अब ये जो है ना ये वही इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, ये वो इनका कोई नाम शामिल ही नहीं था, इनका नाम शामिल नहीं था, यानी डिस्कशन में आया ही नहीं, उस फहरिस्त में इनका नाम शामिल नहीं था और ये नाम भी मकसदबाद में शामिल कर दिया गया। तो ऐसे हालात क्योंकि आज़ाद कश्मीर में हमने आइन में इस तरह की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि जो है जो भी मौजूदा वज़ीर आज़म होगा वो ही इलेक्शन कराएगा। ये अलग बात है ये काम का हमारे जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है तो गाड़ी वज़ीर आज़म के पास होती है, पेट्रोल चीफ सेक्रेटरी के पास होता है, तो ये ऐसी सूरत हाल हो जाती है। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में आ जाता है। अच्छा, एक जो हमारा टॉपिक है बड़ा दिलचस्प है, मैं समझता हूँ कि मीरपुर डिवीजन में 13 हल्के हैं। अमर साहब, नून लीग के बारे में इतला ये है कि उन्होंने तकरीबन इन 13 हल्कों के टिकट फाइनल कर दिए हैं। वो बात मैंने आपसे वही पूछी थी कि जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को अकोमोडेट करने का कोई रास्ता उनके बने बनाए लोगों को उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर की मुस्लिम लीग नून वालों के जहन में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को साथ लेकर चलने का कोई प्लान मौजूद नहीं है। अब इन टिकटों की नवाज शरीफ साहब से उनको मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने किन किन के लिए टिकट की वो किए हैं जो 13 हल्कों में। वैसे तो इतला ये है कि आज़ाद कश्मीर के बेशतर हल्कों के टिकट उन्होंने वो कर दिए हैं, लेकिन आज हम मीरपुर के हल्कों की बात करते हैं। 4 हल्के हैं मीरपुर ज़िला के, 3 हल्के हैं ज़िला बिम्बर के, 7 और 6 हल्के हैं ज़िला कोटली के। आपके पास क्या इतला है कि इन हल्कों में मुस्लिम लीग कुछ तो वादे नजर आते हैं, कुछ इमाम वाली जगह पर हैं, तो इमाम वाली जगहों पर भी मुस्लिम लीग नून ने फैसले कर लिए हैं अपनी टिकट देने के। बसन इमाम वाली जगह कल परसों आपने जिक्र किया था कि अदर सादक साहब शामिल हो सकते हैं नून लीग में या कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आ जाते हैं तो फिर डोडियाल जो हल्का नंबर 1 है आज़ाद कश्मीर का और मीरपुर का भी हल्का नंबर 1 ही है, तो वहाँ से फिर किसको टिकट? एक तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैं आपको मैं वो कह रहा था ना कि इसमें कुछ और लोग भी होंगे, तो मेरे पास ये इतला है कि कल के जो इजलास मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लेना है उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी बुला लिया गया है और कल के इजलास में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी होंगी। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि ये जो टिकट हैं इसके हवाले से ये काफ़ी दिनों से इजलास जो है वो जारी है। राना सनाउल्लाह साहब और इंजीनियर अमीर मुकाम साहब और एक सियासी कमेटी है जिसमें शाह गुलाम कादर साहब हैं, फ़ारूक हैदर साहब हैं, चोई तारक फ़ारूक साहब हैं, नजीब नकी साहब हैं, इफ्तिखार गिलानी साहब हैं, मुश्ताक मनाज साहब हैं और अब्दुर्रहमान अराइन साहब हैं। ये सारे लोग जो है वो बैठ के बड़ी ही बारीक बीनी के साथ आज़ाद कश्मीर इसमें आमिर अल्ताफ़ साहब भी हैं? नहीं, आमिर अल्ताफ़ साहब नहीं है इसमें, वो कर्नल वकार नूर साहब वो भी नहीं है। ये एक सियासी कमेटी है, तो इसमें उन्होंने किया है, तो ये पूरी तरह जो है इन्होंने वो कर दिया है कि इसे इसकी तरफ जो है वो देना है और उन्होंने तमाम हल्कों का जो है वो तजिया कर लिया है और अब जो है वो मैक्सिमम उन्होंने एक माइंड बना लिया है टिकट लेने से पहले निचली सतह पर उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है कि यहाँ टिकट, और उन हल्कों में उन्होंने बड़ी ही बारीक बीनी के साथ जो है वो कर लिया है। तो हमारे पास काफ़ी सारी इस इजलास की जो है वो जो टिकट फाइनल हुए हैं, अभी हम बाकी जो है टिकट उसका वो कल और परसों बता देंगे, क्योंकि एक नशिस्त में आज़ाद कश्मीर के जो है वो तमाम हल्कों के टिकट वो दे देना वो ये है। तो आज जो है लंबा भी हो जाएगा मुतवक्को जो है ना, एक तो हम ये कर देते हैं कि जी जो ये मीरपुर कोटली और बिम्बर के जो हल्कों के टिकट हैं, कौन कौन खुशनसीब हैं जो इलेक्शन में जाएंगे मुस्लिम लीग नून के शेर के साथ जो है
वो शामिल होंगे, उनका वो है। और बाज़ जो हल्के हैं जिनमें अभी तनाज़ा मौजूद है, उसका फैसला जो है वो ये अच्छी हिकमत अमली है कि जिनके टिकट फाइनल हो गए हैं उनको पहले ये उनको मरहले पहले पे दे आगाह दिया कर दिया जाए, जाए ताकि वो काम शुरू कर शुरू करें दें, आप। और जिनके ऊपर कोई तनाज़ा है तो उसे जो है वो होल्ड करके उसके ऊपर सही। बेहतर कर दिया जाए। लेकिन अभी तक जिस लोगों की पोजीशन बेहतर है या एक हल्के में या वो है, तो वो हम आज जो है आपको वो बता देते हैं। सबसे पहले जो है वो हल्का जो है वो डडियाल से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है वो राजा शुएब आबद साहब जो हैं, इनकी पोजीशन जो है हमारी इतला के मुताबिक कंपैरेटिवली बेहतर है, और मसूद खालिद साहब के हक में कम लोग हैं। अच्छा, यानी नून लीग के जो लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, अच्छा, इनका बज़ाहिर जो है वो लगता है कि अगर मुस्लिम लीग नून इसी हालत में रही और वो जो एक कोशिश वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, पैराशूटर के तौर पे अपना अज़हर सादिक साहब, आपको याद अज़हर सादिक साहब पहले भी एक दिन के लिए मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे, और जब उन्हें पता लगा कि इधर दाल निकलेगी तो भाग गए थे, ठीक है जी। तो अब वो फिर कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में जो है वो आ जाएं। लेकिन जो ये जो कमेटी है, इसकी जो अक्सरियत है, जो उसकी राय वो राजा शुएब आबद साहब की तरफ है। अब ये देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर ये देखें, टिकट तो इलेक्शन तो किसी ने एक बने लड़ना, किसी दो तो नहीं लड़ सकते, लेकिन LA1 के ऊपर जो है अक्सरियत जो है वो लोगों की जो है वो राजा शुएब आबद जो है 1975 में पहले, लेकिन अभी तक जो है इसे जो है वो पार्टी के जो सदर हैं शाह गुलाम कादिर साहब समेत, उनमें उनकी ये ख्वाहिश है कि शायद अज़हर सादिक साहब जो है उन्हें लेके जो है वो, क्योंकि इलेक्टेबल की वो भी सियासत कर रहे हैं, हाँ। और अगर राजा शुएब आबद के और मसूद खालिद साहब के वोटों को आप इकट्ठा करें तो पिछली बार भी ये या बिल्कुल करीब थे या जीते हुए थे, ज़ाहिर उस वक्त तो सूरत हाल और तरह की थी ना। नहीं, ये यानी इस बात पर उनका इत्तेफाक है कि अज़हर सादिक साहब का रास्ता दोनों ने मिलकर रोकना है। देखें, एक तो ये बात है कि जी मसूद खालिद साहब और राजा शुएब आबद साहब, अगर शुएब क्या कहते हैं अज़हर सादिक साहब आएंगे तो उन्हें जो है वो किसी सूरत टॉलरेट नहीं करेंगे, और वो पार्टी अगर छोड़नी पड़ी तब पार्टी छोड़ जाएंगे, या किसी और के साथ इलेक्शन लड़ना पड़ा वो किसी सूरत इन्हें कबूल नहीं करेंगे, और वो पार्टी को याद दहानी करा रहे हैं कि ये पिछली बार जो है वो इस पार्टी में शामिल होने के बाद भाग गए थे, तो आइंदा भी जब इन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये भाग जाएंगे। और देखे ना पिछली बार इन्हें इमरान खान ने किया, और इमरान खान इन्हें वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे। अज़हर सादिक साहब जो है वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, और तनवीर लियाज़ साहब जो आखिरी दिन था जिस दिन कल वज़ारत उज़्मा का फैसला होना था, तो उस वक्त अज़हर सादिक साहब मार्केट में आ गए थे बहुत ताकत के साथ। तो बाकायदा जो है इनका जो है मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया गया था कि जी इन्हें रोकने के लिए वो इकदाम किए जाएं, और इमरान खान साहब उसके बाद क्योंकि डाइस्पोरा था, ओवरसीज बहुत सारे थे, उनकी बड़ी मोहब्बत थी इमरान खान साहब के साथ, उस वजह से इस हल्के में ये अहमियत थी इनकी। और जब इन्होंने पार्टी छोड़ी, ये इमरान खान के कमर में छुरा घोंप के जब अज़हर सादिक साहब पार्टी छोड़ के चले गए तो इमरान खान ने इस बात पर बड़ी हैरत का इज़हार किया कि यार अज़हर सादिक भी चला गया है। तो ये जो है ऐसे उनका ये ख्याल है, मुस्लिम लीग नून में एक सोच मौजूद है कि अज़हर सादिक साहब अगर आएंगे तो वो जब अच्छा वक्त मुस्लिम लीग नून के ऊपर नहीं होगा तो वो फिर भाग जाएंगे। लेकिन अज़हर सादिक साहब के लिए ओपन है कि उनके पास ये जो नकब लगाना चाहते हैं, वो जो घुसना चाहते हैं पार्टी के अंदर, वो पार्टी के अंदर भी घुस सकते हैं और मुस्लिम लीग रास्ते बंद हो रहे हैं। मैं ये सवाल कर रहा था कि 1975 में पीर अली अंशाह साहब जीते थे इस सीट से, उसके बाद आज तक राजपूत बरादरी का आदमी इस सीट से इलेक्शन नहीं जीता, जाट जीतते रहे। पीर अली जान शाह साहब भी राजपूत नहीं थे ना, सैयद थे वो, और पार्टी के जो है वो थे, लेकिन फिर हमेशा आज तक जाट जीते आए हैं। क्या इस बार नॉन जाट को टिकट मिलेगा? आपकी क्या राय है कि ये फैसला किया जा रहा है? अच्छा, ये भी एक साइकी है। जाट तो वो हमारा शायद वो जो है ना वो आपकी दिलचस्पी के लिए कि आज़ाद कश्मीर में बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून में राजपूत सबसे ज्यादा है, राजपूत ज्यादा है, ठीक है, यही बात। अब राजपूतों के साथ हो क्या रहा है कि आप जो है वो समानी में आपको पता है कितने तगड़े राजपूत थे, उधर जो है वो चोई रज़ाक साहब को शामिल कर रहे हैं। अब तो बंदा इस लेवल का बंदा वैसे नहीं आता ना, वो देना पड़ता है, वो उनकी बारी के ऊपर उन्हें डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जो है वो छुरी फेर रहे हैं समानी के राजपूतों के ऊपर, उनका गला पहले उन्होंने जो है अनवर हक का रास्ता रोका, अनवर हक साहब जाना चाहते थे, अब जो है वो अनवर हक साहब के साथ रहे हैं, रज़ाक साहब वो जा रहे हैं। अब जब आप समानी के राजपूतों के गले के ऊपर छुरी फेर रहे हैं और उसके बाद जो है आप ये समझते हैं कि जी आप मीरपुर में जो है वो उन्हें टिकट राजपूतों को नहीं दे रहे,
खड़ी में आप राजपूतों को टिकट नहीं दे रहे, मेरी इतला के मुताबिक आप जो है वो इस्लामगढ़ चकसवारी वाले हल्के में भी राजपूतों को टिकट नहीं दे रहे, तो जहाँ पे राजपूत थोड़े बहुत एग्जिस्ट करते हैं तो आप उनके गले पे भी छुरी फेर देंगे और शेब आबिद को जो है वो जबा कर देंगे। अब पिछली बार जो है उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्म किया था, तो इस बार जो है वो शेब आबिद साहब जो है अगर ये अच्छा ये पार्टी फैसला नहीं करती साहब का, तो फिर शेब आबिद साहब जो है वो दूसरा हल्का चकसवारी वाला है, वहां भी माजी में ज़ाहिर है टिकट मिलता रहा है वो इनकलाबी साहब को, क्या नाम है इनकलाबी साहब, नज़ीर इनकलाबी साहब को, और अजीम बख्श साहब और 2-3 और लोग भी इसके उम्मीदवार हैं मेरे ख्याल में, उनके वो बेटे कैप्टन सरफराज साहब के। वहाँ किसको टिकट मिल रहा है? एक तो ये बात है कि जी वहाँ से एक बार जो है वो सिर्फ कैप्टन सरफराज साहब जीते थे, उससे पहले जो है वो बाकी जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी और चोई मजीद साहब जीतते रहे हैं, अभी उनके साहबजादे कासिम मजीद साहब जीते हैं। और पिछली बार भी इनके साथ ये हुआ कि अजीम बख्श साहब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में खड़े हो गए और नज़ीर इनकलाबी साहब भी इलेक्शन में खड़े हो गए, इन दोनों के वोट मिला जो है वो कैप्टन सरफराज साहब के साहबजादे भी खड़े हो गए। अच्छा तीनों खड़े हो गए, सुहेल सरफराज साहब। अब इनके अगर तीनों के वोट मिलाएं तो वो कासिम मजीद साहब से को 3-4 हज़ार ज्यादा है। कासिम मजीद साहब को 10,000 वोट लिए थे, यानी इन्होंने अपने वोट तकसीम करके जफर अहमद साहब जो है वो 9,500 वोट लिए थे, तो इन दोनों ने 5-5 हज़ार वोट लिए या 5-6 हज़ार वोट अजीम बख्श साहब ने भी ले लिए थे और नज़ीर इनकलाबी साहब ने भी ले लिए थे। इस हल्के में एक तो नज़ीर इनकलाबी साहब उम्मीदवार थे, एक अजीम बख्श साहब उम्मीदवार हैं थे, और तीसरे उम्मीदवार जो हैं वो कर्नल रिटायर्ड मारूफ साहब जो एडवाइजर रहे हैं कर्नल मारूफ साहब। कर्नल मारूफ साहब का ये इशू हुआ कि कर्नल मारूफ साहब इलेक्शन स्टाफ नहीं है, उन्हें उस वक्त उनकी एक आला अस्करी शख्सियत से तल्लुकदारी थी जिसकी वजह से नूरुल हक साहब ने उन्हें एडवाइजर बना दिया था। लेकिन वो मुझे पता लगा था कि वो जो अपना जो हल्का है ना, जो उनका जो काउंसलर का वो एक तो होता है ना जिला काउंसिल का इलेक्शन, एक होता है आपके गली मल्ले का जो वो इलेक्शन होता है बीडी मेंबर का जिसे कहते हैं, बिल्कुल जो काउंसलर होता है, उसके इलेक्शन में भी वो शायद 100 वोट भी नहीं ले सके थे कर्नल मारूफ साहब। हमारे दोस्त हैं, आप उनको इतना अंडरएस्टिमेट क्यों करते हैं? अंडरएस्टिमेट मैं कह रहा हूं कि उन्हें टिकट देने की सूरत में मुस्लिम लीग नून को पूरे हल्के में कुछ 400 वोट मिल सकते हैं। नहीं वैसे 4 लेकिन अगर वो 400-500 वोट लेने वाली वो है तो वो कर्नल मारूफ साहब जो है इस वजह से वो फारग हो गए। ऊपर से ये बात है कि अनवारुल हक साहब के साथ वो जिस तरह वो रहे हैं, तो अनवारुल हक साहब पता है आपको तोड़ छोड़ के आते हैं, तो वो सारा कुछ जो है, तो कर्नल मारूफ साहब जो है वो किसी जगह पे टिकट के लिए वो डिस्कशन नहीं है। 2 लाख रुपए उन्हें भी शायद ज़ाया करने पड़ेंगे वो देने के लिए, क्योंकि ये बड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, मुस्लिम लीग नून वाले पार्टी फंड के बड़े अमीर हो जाएंगे क्योंकि इनकी बारी है, तो इसकी वजह से ये है। तो वहाँ पे जो ज़्यादा अक्सरियत लोगों ने ये जो मुशावरत हुई है उसमें चौधरी अजीम बख्श साहब नौजवान हैं, उनका पाकिस्तान पीपल पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी इतलात भी रहे हैं, उनका नाम जो है वो बज़ाहिर फाइनल कर लिया गया है इस्लामगढ़ और चकसवारी के हल्के में मुस्लिम लीग नून के आमदा उम्मीदवार के हवाले से। तो जब नज़ीर इनकलाबी साहब के खिलाफ अजीम बख्श साहब ने पिछली बार टिकट के अलावा इलेक्शन लड़ा, तो इस बार फिर क्या इम्कानात हैं? देखे ना ये तो वो माइट करेंगे या फिर वही पैरेलल हर जो है ना हर हल्के में जो है ऐसे ही होता है कि 2-2 3-3 उम्मीदवार होते हैं, लेकिन इलेक्शन जो है वो एक ही ने लड़ना है, और अगर इन्होंने इलेक्शन मिल के नहीं लड़ना तो ये तो फिर इनको नुकसान होगा ना। लेकिन ये बात है कि नज़ीर इनकलाबी साहब 4 बार जो है वो इलेक्शन अजीम बख्श से एक अच्छा मुकाबला हैं, तो अजीम बख्श साहब जो है वो मुतवक्को उम्मीदवार होंगे मुस्लिम लीग नून के हल्का LA2 चकसवारी और जो इस्लामगढ़ है। अच्छा मीरपुर शहर वाला हल्का वो क्लियर है मेरे, उसमें उतना क्लियर नहीं था, उसमें भी 3 लोग ज़ेरे गौर हैं। नहीं चौधरी शहीद साहब का टिकट क्लियर नहीं है, तो ये बात चौधरी शहीद साहब बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। दूसरे जो हैं वो एक राय तस्नीम साहब हैं, ये जो है उधर क्या कहते हैं उधर रहते हैं, इन्होंने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया हुआ था। ये न्यू सिटी से हैं और अच्छे मुतरक जो हैं वो मुस्लिम लीगी हैं। आपको याद होगा कि राजा फारूक हैदर साहब और तारक फारूक साहब एक उसमें चले गए थे उनके वर्कर कन्वेंशन में, तो बड़ा रोला पड़ा। ये राय तस्नीम साहब जो है उन्होंने कराया, तो ये एक बड़ा तगड़ा दड़ा है। इसके अलावा इजाज़ रज़ा साहब जो हैं वो भी उनका अच्छा दड़ा था, लेकिन वहाँ पे चौधरी शहीद साहब के ऊपर इत्तेफाक किया जा रहा है कि चौधरी शहीद साहब को टिकट दिया जाए, और काफी अच्छा एक इलेक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा इलेक्शन ये चौधरी शहीद साहब अच्छे। खड़ी की क्या पोजीशन? खड़ी शरीफ में जो है वो बड़ा क्लियर सा टिकट है चौधरी रुखसार साहब का, उसमें कोई मुकाबला नहीं है, रुकावट नहीं है उनके लिए, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है।
अच्छा। उनका टिकट क्लियर है जी। अच्छा, बरनाले का सुना है, वहाँ क्या होगा? बरनाले में कर्नल वकार नूर साहब का टिकट नहीं तो शफीक गिराल साहब को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से जो एडजस्ट करने वाली ना, बात अभी तक चल रही थी, ये उसका क्या बनेगा? यही मैं कह रहा हूँ ना कि जो उसे जो है इनके जो है वो बिल्कुल जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, लेकिन कर्नल वकार नूर साहब का जो है ना वो टिकट जो है वो बरनाले से अभी तक जो है वो ठीक। अच्छा, समानी वाला हल्का जो अभी हमने समानी में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जी। वो बेचारे जो है ना समानी के राजपूत समानी भी रवायती लिहाज से जाटू का हल्का, वो भी जो है ना वो जैसे ये था ना क्या कहते हैं राजा, क्या कहते हैं कैप्टन सरफराज साहब एक बार जीते, इसी तरह राजा मकसूद साहब जीते। उसके बाद जो है वहां से भी कोई नहीं जीता। एक तवील अरसे तक जो है चौधरी रशीद साहब इलेक्शन जीतते रहे और अलीशान सोनी साहब आ गया, 20 साल से अलीशान सोनी साहब हैं। पिछली बार ये इलेक्शन जो है ये चौधरी रजाक साहब का था और बज़ाहिर ये ख्याल किया जा रहा था चौधरी रजाक साहब को अगर पीटीआई का टिकट मिल जाता तो वो भरपूर मार्जिन से जीत जाते। लेकिन तनवीर इलियास साहब ने उस वक्त एंट्री डाली और वो जो है वो शामिल हो गए। तो इस बार जो है वो उन्होंने सोनी साहब का, अलीशान सोनी साहब का इलाज करने के लिए जो है वो ये किया, लेकिन वहाँ पे ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद राजपूत कबीले की जो है वो कुर्बानी लगाई जा रही है और वो रजा कराना देंगे। अगर सोनी साहब ने जान छोड़नी है तो फिर यही उनको करना पड़ेगा। वो एक तवील अरसे से जो है वो सोनी साहब को 20 साल से रहने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उन्हें कामयाबी तो नहीं हासिल। पहले राजा रजाक साहब हारते रहे और इस बार जो है, इस बार उधर जो है वो गुलाम रब्बानी साहब का ये किया जा रहा था। और इस हल्के में जो आपको पता हमारे जो भाई हैं राजा अजहर साहब, ये राजा अजहर साहब का भी यही हल्का है, रब्बानी साहब का भी यही हल्का है, अमजद परवेज साहब का भी यही हल्का है, अमजद परवेज साहब का भी यही हल्का है। राजा मनीरुल्लाह साहब जो मुस्लिम लीग के वो हैं, क्या कहते हैं, सदर हैं राजा मनीरुल्लाह साहब, उनका ये हल्का है। तो समानी के जो राजपूत हैं वो आज़ाद कश्मीर भर में सबसे जो तगड़े राजपूत जाते हैं, जो आज़ाद कश्मीर में उनकी जो है वो ताओबाट से लेके भिम्बर तक जो रसाई है या जो उनका असर और सूख है, बासर लोग हैं और बड़े बावकार लोग हैं वो हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे चौधरी रजाक साहब को शामिल करके टिकट जो है वो और मकसूद साहब उनके साथ खड़े होंगे और उनकी बरादरी के साथ। ये तो टिकट देखे ना एक बंदे को मिलना है ना, अब उसके बाद वो ये क्या करेंगे ये हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये बात है कि अब ये देखना पड़ेगा कि सोनी साहब के लिए सीरियस थ्रेट सामने देखे ना, राजपूत और जाट अगर इकट्ठे होकर सोनी साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो ये ऊपर से सोनी साहब को अच्छी वजारत मिली और अभी तक सोनी साहब बिम्बर का मुझे बताएं, बिम्बर में भी कोई चैलेंज दरपेश है टिकट के लिए? कोई ऐसी बात नहीं। तारक फारूक साहब का और उनकी जीत भी यकीनी है, तारक फारूक साहब का टिकट क्लियर, जीत भी यकीनी है या कोई फर्क कोई गड़बड़? देखिए अब ये देखना पड़ेगा कि जीतना हारना तो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि अली जुल्करनैन साहब जो है वो देखना पड़ेगा। और अनवर हक साहब जो है मैंने पहले भी कहा था कि अनवर हक साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मैं आज फिर ये आपको कह रहा हूँ कि अगर अनवर हक साहब इलेक्शन लड़े तो तीसरे नंबर पे आएंगे। अनवर हक साहब के पास सियासत में सिर्फ एक रास्ता बच गया है जिसकी तरफ उनके बाद वो इशारा कर रहे हैं कि जो आखिरी टाइम पे वारदात करेंगे, कि वो कहते हैं जी कि ये जो इत्तेहाद मेरे वालिद ग्रामी का और है जुल्करनैन साहब का ये कायम रखा जाएगा। तो उस इत्तेहाद के मुताबिक इन्होंने वैसे ही अली जुल्करनैन साहब को वो दिया हुआ है मैंडेट। लेकिन ये बात है कि जो बिम्बर के राजपूत हैं, खासतौर पर अली जुल्करनैन, उनका जो राजा जुल्करनैन साहब क्योंकि रियासत के सबसे बावकार शख्सियत में शामिल है और उनके ऊपर दीगर कबाइल का भी जो है वो बड़ा असर और सूख और एहतराम से उन्हें देखा जाता है, तो वो जो है वो उनको भी साथ लेके चल सकते हैं। वो कहते हैं हमें अनवर हक की जरूरत ही कोई नहीं। अच्छा, कोटली पर आते हैं। कोटली चलो उसकी हल्कावाई तरतीब बेतरतीबी हम करते हैं। कोटली शहर का दूसरी ये बात है, तारक फारूक साहब खुद जो है वो टिकट देने वाले हैं, टिकट लेने वाले नहीं है। वो बीमार भी हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। आज मैंने देखा है तारक फारूक साहब नहीं बिम्बर की बात कर रहे हैं। बिम्बर में तो तारक फारूक साहब कोटली पर आ गया हूं, मैं कोटली शहर में आ गया हूं। कोटली शहर में, कोटली शहर का टिकट किसको? मलिक नवाज साहब भी हैं, फारूक सिकंदर साहब भी हैं, फातिह महमूद कियानी भी हैं, कोई एक आध बंदा और है मेरे ख्याल में, कौन है वो? अब्दुर्रहमान राई साहब। हाँ, लेकिन आराइन साहब तो ज़ाहिर है वो पहले से एमएलए बने हुए हैं, उनको क्या? अच्छा जी, एक बात हम अपने आप को किस लिए खख्वार करेंगे? अच्छा जी, हम वो मैं कह रहा था ना कि हम ये 13 हल्कों के अलावा जो है वो एक जो है वो ओवरसीज एमएलए का भी जो बज़ाहिर ये है कि ओवरसीज एमएलए पे अब्दुर्रहमान रईस साहब जो है वो जो है वो उनका टिकट जो है वो कंफर्म है और वो मीरपुर कोटली शहर के हल्के से इलेक्शन लड़ने में अब दिलचस्पी नहीं लेते। उनके जो है वो उनकी ख्वाहिश ये है कि ये टिकट जो है अब्दुर्रहमान राही साहब की ये ख्वाहिश है कि ये टिकट जो है मिल जाए मलिक नवाज साहब को, मलिक नवाज साहब को। लेकिन फारूक सिकंदर साहब जो हैं वो विड्रा हो रहे हैं
और इसी तरह जो है वो अब्दुर्रहमान राही साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मलक नवाज साहब इलेक्शन लड़ेंगे और मलक नवाज साहब के मुकाबले में इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं है, फारूक सिकंदर साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और फारूक सिकंदर साहब का शायद जो वजन है अपने हल्के में वो फाते महमूद कियानी साहब की तरफ है। और फाते जो है वो अगर कोई सीरियस थ्रेट है यूथ में, अगर मकसद ये है तो मैं ये समझता हूँ कि ये, लेकिन इस हल्के का टिकट अभी तक जो है वो फाइनल नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो फाते जो है वो तगड़ा कैंडिडेट के तौर पे आया। और तो जिस अंदाज से जिस अंदाज से ये एक सोच डेवलप हुई है पाकिस्तान में, देखे ना पाकिस्तान पीपल पार्टी में बिलावल ने जो है वो सीनियरिटी देखते तो लतीफ़ अकबर 42 साल, यासीन साहब 37 साल, इस तरह अगर कमर जमान साहब पीटीआई का तो कल्चर ही नौजवानों वाला है ना, तो ये अगर इस तरह का वो करते तो उधर भी जो है वो अब इक़्तिदार जो है वो मियां नवाज शरीफ से मुंतकिल होकर मरियम तक आ गया। और मरियम साहिबा जो हैं उनके और जो मुस्लिम लीग नून की टिकट देने के फैसले करने वाली टीम है उसमें फाते महमूद कियानी जो है वो बड़े बासर हैं। डॉक्टर महमूद हसन साहब आपको पता है उनके शहादत हो गई थी नवाज शरीफ साहब के जो इस्तकबालिया जलसे से वापसी के ऊपर, तो ये भी एक वो था बड़ा वो फैक्टर है। लेकिन उसके बावजूद जो है फाते जो है वो टिकट में फाते और मलक नवाज साहब का मुकाबला होगा। ये टिकट फाइनल नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें फाते जो है वो सरप्राइज दे सकते। अच्छा, तो राजमहल में क्या होगा फिर? राजमहल में अपना क्या कहते हैं मलक जुल्फकार साहब जो है वो अभी तक जो है वो एक तो ये बात है कि मलक जुल्फकार साहब बड़े दिलचस्प आदमी है। अच्छा, हम समेत मुझ समेत सारे लोग उनसे डर के उनकी इज्जत करते हैं। तो उनकी तरफ जो है वो उनमें कोई बेशुमार ऐसी खुसूसियात हैं जो टीवी प्रोग्राम में नहीं बताई जा सकती, इसलिए उनकी जो है ना उनसे वो सारी जो है वो उनकी जो है मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। अच्छा भाई आपको ये आप इसे शायद आप तजिए के तौर पे ले रहे हैं कि मुझसे लेके उनकी पार्टी तक सारे लोग उनकी डर के इज्जत करते हैं, तो इसलिए उनके टिकट का कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं है। और नक्याल वाला टिकट क्या होगा? सर नक्याल में उमैर नईम साहब जो है वो आइंदा उम्मीदवार होंगे। वो टिकट क्योंकि सलारे जमहूरियत के फारूक सिकंदर साहब कोटली से भी नहीं लड़ेंगे, वहां से इसका मतलब वो इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात है कि ये दोनों हल्कों में इनके साथ ये हुआ कि फारूक सिकंदर साहब के जो दामाद हैं उनके भाई हैं उमैर नईम साहब, दामाद के भाई हैं। और दूसरी तरफ कोटली शहर में भी दामाद के भाई हैं फाते महमूद कियानी। अच्छा, तो ये जो है ना दामाद के भाइयों की वजह से जो है ना वो उन्होंने जो है ना उन्होंने अपने दामाद के भाइयों को जो है वो दोनों जगह पे स्पेस दे दी है। तो वैसे जो है वो सरदार नईम साहब के साहबजादे हैं, सलारे जमहूरियत के भतीजे हैं और वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल हैं क्या कहते हैं उमैर नईम, और बड़े ही पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। वहाँ पे लेगेसी है। देखें ना उधर जो है वो मुस्लिम लीग नून नहीं होती, उधर मकसद पीपल पार्टी नहीं होती, उधर सियासत है दो हिस्सों में, एक सलार जमहूरियत के हामियों की मायता है, एक सलार जमहूरियत के मुखालफतों की मायता है। और जावेद बडानवी साहब उनमें से ये जो है ये बड़ा ही टफ इलेक्शन होगा, लेकिन बज़ाहिर जो है वो टिकट उमैर नईम। ठीक है। अच्छा, सेंसा पर आते हैं, जहाँ पर सेंसा इस लिहाज से अमर साहब बड़ा बदकिस्मत हल्का है कि जब भी 2, 4, 5, 10, 15, 20 साल तक 2-3 इलेक्शन यानी आप कह सकते हैं पाल पोस्ट करके एक नुमाइश शख्सियत सामने आती है तो वो एक्सपायर्ड उनकी फौतगी इंतकाल हो जाता है। इसी तरह चौधरी मदर साहब हुए, इसी तरह राजा फजलात साहब हुए, इसी तरह राजा नसीर साहब हुए, जाउल हमीद साहब बड़ी वो बड़ा कद काट वाले और बड़ा गरना है उनका। अब वहाँ टिकट का क्या बनेगा? चौधरी राजा नसीर साहब की फैमिली में भी टिकट के उम्मीदवार लोग हैं 2-3, उनकी सुना है। देखिए जो मेरे पास जो इत्तला है जो मेरे पास इत्तला है उसके वाले से ये है कि राजा जाकिर साहब एक हैं, उनका भी मैं ये कह रहा हूँ कि राजा जाकिर साहब हमारे भी बहुत अजीज हैं। जी जी। जो मेरे पास इत्तला है वहाँ उस टिकट के हवाले से कोई चीज़ फाइनल नहीं हुईगी, अभी तक नहीं की गई, और डिस्कशन में भी अभी शायद उस तरह नहीं लाया गया। ये जो आज़ाद कश्मीर मीरपुर कोटली और बिम्बर के हल्कों में उसमें अभी फैसले का वो है, लेकिन वहाँ पे राजा आसिफ साहब हैं कोई भतीजे इनके, राजा आसिफ साहब जो हैं उनका तालब साहब के दूसरे भाई हैं, तालब साहब जो बैरिस्टर हैं। मैं आसिफ साहब को उतना नहीं जानता। हाँ भाई उनके बारे में उस वक्त भी बात फैली हुई थी कि वो राजा नसीर साहब जो अपने सियासी जानशीन बनाना चाहते हैं वो राजा आसिफ साहब को जो है वो उनकी पोजीशन जो है वहाँ पे बेहतर है। लेकिन अभी ये टिकट जो है वो इसे हम जैसे वो कहते हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है, तो ये गैर हतमी गैर जो मुस्लिम लीगी इतला है वो उसके मुताबिक मेरे तो अगर उनकी बेवा सामने आ जाए राजा नहीं वो तो हमदर्दी का दायरा है उनको।
ये अब मुझे पता नहीं कि उनकी सूरत हाल हाँ, क्या है, नहीं, वो लेकिन घरेलू खातून है, उस तरह की जो तो इस मेरे तरह पास नहीं है, लेकिन जो खबर जो मैं दे रहा हूँ उसमें मेरे पास जो है वो सहसा ये में करीने जाकिर क्या? साहब के बजाय आसिफ साहब का नाम है। करीने जाकिर क्या साहब हुआ? हमारे दोस्त हैं, हाँ, लेकिन हाँ। मेरे पास आसिफ साहब का इतला है। आसिफ साहब के बारे में बात उस आसिफ वक्त भी साहब थी कि वो जानशीन होंगे उनके। आसिफ साहब की अच्छा, चुड़ोई वाला हल्का है, चौधरी यासीन साहब वाला जो हल्का है, वो रवायती लिहाज से तो चौधरी यासीन साहब के पास से रहा है, वहाँ पे जी राजा रियासत का लेकिन टिकट वहाँ है जी। नून लीग टिकट तब्दील करते रही यार दो। राजा रियासत साहब का टिकट है, क्योंकि मेजर मनसूबदात साहब के जो साहबजादे हैं वो भी उस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सके, और जो तहसीलदार इकबाल साहब हैं, राजा इकबाल साहब, वो भी शायद अभी उस एक तरह बार की लड़े हैं सूरत हाल इलेक्शन। नहीं रही, शायद 2 बार इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन अच्छा, अभी 2 जो है वो इलेक्शन जो है जो टिकट है वो मुझे याद है कि एक बार वो कहा ना कि क्योंकि जो यासीन साहब आपको पता तगड़े उम्मीदवार हैं तो उनका मुकाबला करना, तो मैंने सलार जमहूरियत से कहा जी कि ये बड़ा मशहूर है कि राजा रियासत ही सिर्फ यासीन को फेस कर सकता है। कहता है ये इलेक्शन में जो है ना सलार जमहूरियत अल्लाह गरीब की रहमत करे सरदार सिकंदर याद साहब को, तो उन्होंने मुझे कहा कि आमिर जी, वो आमिर जी मुझे कहते थे, आमिर जी उसे कोई लड़ाई तो नहीं ना करानी कि जी को मुकाबला कराना है, तो इस तरह वाला वो है। तो राजा रियासत साहब जो है चढ़ोई से मुस्लिम लीग नून के भी। अच्छा, वो जो खुरेटे वाला आखिरी हल्का है, खुरटे में जी राजा अयाज निसार साहब की जो है वो कंफर्म है ज्यादा है, उनका टिकट जो है वो ज्यादा है, लेकिन वो कमेटी बना के बाकियों की जो है वो, और अगर अंसर अब्दाली साहब शामिल हो जाएं किसी तरह से, अच्छा जी अंसर अब्दाली पैराशूट के जरिए, तो फिर क्या अब होगा? अंसर अब्दाली साहब शामिल हो जाएं तो अब मुस्लिम लीग नून में एक सोच आ गई है, ये बड़ी खतरनाक है 2-3 लोगों के लिए। एक तो नूर हक साहब के लिए, एक क्या कहते हैं अजहर सादिक साहब के लिए, यानी इनकी कबूलियत के लिए कोई ज्यादा गुंजाइश मौजूद नहीं है, अब्दाली साहब के और लिए तीसरेदार है वही है। इनके लिए ये सोच एक ही खौफनाक जो सोच है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, मगर ये जो लोग इमरान खान के साथ वफा की कस्में खा के, और ये जो पहली बार असम्बली में आए, अनवारुल हक साहब तो दूसरी बार आए और आखिरी दिन आए और पूरा इमरान खान के नज़रिए से मुतासर होकर आए, और इमरान खान के साथ वो क्या क्या बातें करते होते थे। वो कहते थे कि अगर मुझे सिर्फ उसने कहा 5 साल MLA रह जाए, वो आपने तकरीर सुनी है ना कि 5 साल अगर MLA रह जाए तो ना रहा तो ये हो जाएगा, वो उन्होंने सियासी वल्दियत का कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, और बाद में एक रात को उन्होंने इमरान खान के ऊपर छुरी फेरी और चुप करके फारूक ब्लॉक बनाया, और फिर अभी कभी मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहते हैं और चोर दरवाजे से पीपल पार्टी में शामिल हो। तो ये सोच अंसर अब्दाली साहब के हवाले से भी ये सोच मौजूद है कि अगर ये इन्हें कोई कबूल करेगा, पहले पीपल पार्टी में रफीक नैयर साहब के और मतलूब इनकलाबी साहब के फैमिली का इकट्ठे हो जाने की वजह से वो हो गया। अब जिस जमात से वो छोड़ के आए हैं वहाँ पे बशीर गोरसी जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हैं वो भी, और जावेद शाहिद साहब वो जो 2 ज़िला कौंसिल के मेंबर हैं, उधर उन्होंने मुस्लिम लीग नून में क्या कहते हैं तहरीक इंसाफ में अब्दाली साहब को उन्होंने धक्का लगाया हुआ है। इधर जो है वो पहले से ही ओवर बर्डन है कि राजपूत जो है वो लड़ रहे हैं याद निसार साहब की सूरत में और शादाब सिकंदर साहब की सूरत में, तो ऐसी सूरत हाल में वहाँ पे इनकी गुंजाइश का जो है वो कम इम्कान है। दूसरी ये सोच की मैं बात कर रहा हूँ कि उनका ख्याल ये है कि ये आएंगे, इन्हें जब कोई और नजर आएगा तो ये जो है वो पार्टी वफादारी बदलेंगे, तो ये अनवारुल हक साहब का पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं वही इनकी सियासत में ये अब इनके साथ जो इमरान खान के साथ इन्होंने जिस अंदाज से गद्दारी की है, क्योंकि ये मेन प्लेयर थे ना, बाकी लोगों ने भी की है, लेकिन जिस अंदाज से गद्दारी की है और लोग जो है अब ये जो सियासी वाबस्तगियाँ और ये जो सियासी नजरिया बदलने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। बहुत शुक्रिया। आज का ये था हमारा प्रोग्राम, कल इंशाल्लाह इसी तरह के दिलचस्प प्रोग्राम के साथ है जो मुजफ्फराबाद या मीरपुर डिवीजन के, मुजफ्फराबाद या पुंछ डिवीजन के मुताल्लिक होगा, हम फिर हाजिर होंगे। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया।